जय हिंद एंड वेलकम टू ब्रेन वेव। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम के बारे में। यह टॉपिक आने वाली सभी एग्जामिनेशंस और सीबीएसई क्लास 11th एंड 12th के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। साथ ही देश की इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था को समझने के लिए भी यह बहुत ज़रूरी है। वीडियो को पूरा देखिए और अगर यह वीडियो लेक्चर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम क्या है। तो राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम का मतलब है किसी देश की एक फिक्स टाइम इंटरवल में, जनरली एक साल में, प्रोड्यूस सभी गुड्स और सर्विसेज की टोटल वैल्यू रुपीज में। यह किसी देश की इकोनॉमिक सिचुएशन का सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है। आइए इसे एग्जाम्पल समझते हैं। अगर इंडिया में एक साल में कुल 100 लाख करोड़ रुपए का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हुआ, जैसे पेन, मार्कर, कूलर, फैन, साइकिल, बाइसिकल, बाइक, कुछ भी आप जो फिजिकली देख सकते हैं, उसी तरीके से कोई भी सर्विस जैसे बैंक सर्विस, टीचिंग सर्विस, हॉस्पिटल सर्विस, होटल सर्विस एक्सेट्रा प्रोड्यूस हुई हो, और जब इन सब का कैलकुलेशन हम रुपीज में करेंगे तो वही हमारी नेशनल इनकम होगी। नेशनल इनकम किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक हेल्थ यानी वहाँ की इकोनॉमी की सिचुएशन क्या है इसके बारे में क्लियर इंफॉर्मेशन देती है। साइमन कुजनेट वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1931 में नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट दिया था, जिसमें उन्होंने यूएसए की नेशनल इनकम को 1929 से 1932 तक कैलकुलेट किया था और 1934 में रिपोर्ट पब्लिश की थी। अगर हम बात करें इंडिया के नेशनल इनकम की हिस्ट्री के बारे में तो इसे दो पार्ट में पढ़ा जाता है। पहला पार्ट है प्री इंडिपेंडेंट एरा यानी 1947 से पहले। इंडिया के नेशनल इनकम को किन किन लोगों ने कैलकुलेट करने का प्रयास किया, इसमें सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट नाम आता है दादा भाई नौरोजी का। 1867 में इन्होंने नेशनल इनकम को अनसाइंटिफिक रूप में कैलकुलेट किया था, लेकिन ब्रिटिशर्स के टाइम पर कंप्लीट इंफॉर्मेशन ना मिलने के कारण यह डेटा उतना एक्यूरेट नहीं था। अपनी बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी यानी धन का बहिर्गमन सिद्धांत भी प्रस्तुत किया था, जिसमें इन्होंने बताया था कि किस तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सैलरी, पेंशन, इंडिविजुअल ट्रेड, करप्शन, ब्राइब, इन सब के थ्रू भारत से कितना पैसा ब्रिटेन को भेजा था। एक एग्जाम्पल में उन्होंने बताया था कि उस समय ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस चल रहा था, जिसमें ब्रिटेन की जीडीपी का 7% यानी 7% खर्चा किया जा रहा था, और उस 7% में अकेले 2% इंडिया का था। इनके अकॉर्डिंग इंडिया की नेशनल इनकम 340 करोड़ और पर कैपिटा इनकम 20 रुपए पर एनम थी, यानी 20 रुपए सालाना प्रति व्यक्ति आय थी। इनके बाद 1899 में विलियम डिग्बी ने नेशनल इनकम को 49 रुपीज पर एनम कैलकुलेट किया। फिनले सेराज ने 1911 में नेशनल इनकम को कितना बताया था, यह आप सब सर्च करके कमेंट बॉक्स में बताइए। सबसे इंपॉर्टेंट है वीके आरवी राव। 1931 में इंडिया के नेशनल इनकम को 62 रुपए कैलकुलेट किया था। यह पहले ऐसे इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने साइंटिफिक मेथड से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का प्रयास किया था, लेकिन डेटा की अनअवेलेबिलिटी के कारण यह उतना एक्यूरेट नहीं था। साइंटिफिक मेथड का मतलब यहाँ पर है इन्होंने इंडिया की नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए इंडियन इकोनॉमी को प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में बांट दिया था। सेकेंड पार्ट है पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा। इसमें अलग अलग टाइम फ्रेम को पढ़ा जाता है। फर्स्ट है 1947 से 1950 तक। इसमें इंडिया को एक जरूरत थी रिलायबल सिस्टम की, जिससे वह अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को मजबूत कर सके। 1955 में नेशनल इनकम कमेटी NIC का गठन किया गया, जिसके हेड थे पीसी महालनोबिस। इंडियन इकोनॉमिक्स में पीसी महालनोबिस का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं। इनके साथ दो और मेंबर थे DR गाडगिल और वीके आरवी राव, जिन्होंने सिस्टमैटिक डाटा कलेक्शन के आधार पर एक मेथड तैयार किया जिसे जीडीपी और पर कैपिटा इनकम को कैलकुलेट किया जाए। हर साल 29 जून को यानी 29 जून को हम राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस
यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल डे मनाते हैं। आप बताएंगे इसके पीछे क्या रीजन है। 1950 में यूएस की गाइडलाइन के चलते इंडिया ने सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट अडॉप्ट किया, जिससे ग्लोबल लेवल पर हम वर्ल्ड इकोनॉमी से जुड़ सके। एनआईसी के साथ ही दो और संस्थाओं का गठन किया गया था। एक थी सीएसओ यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस और एक थी एनएसएसओ यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। एनएसएसओ का काम था सैंपल कलेक्ट करना और सीएसओ उस सैंपल को कैलकुलेट करके नेशनल इनकम बताती थी। 2019 में यानी 2019 में इन दोनों संस्थाओं यानी एनएसएसओ और सीएसओ को मर्ज करके एनएसओ का गठन किया गया यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस बनाया गया। 1956 में पहला ऑफिशियल नेशनल इनकम एस्टीमेट सीएसओ के द्वारा पब्लिश किया गया था। 1952 टू 1990 तक इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक प्लानिंग की तरह चलाया गया। 5 ईयर प्लान्स में नेशनल इनकम मेजरमेंट यह तय करती थी कि आने वाले प्लान की पॉलिसी क्या बनेगी। इन सब के आधार में एक ही था कि हम अपनी एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी को किस तरीके से इंडस्ट्रियल बेस्ड इकोनॉमी में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो हमने 1970 और 80 तक के 5 ईयर प्लान में देखा। 1970 टू 1980 तक सेक्टर वाइज जीडीपी एस्टिमेशन देखने को मिलता है। इसमें एग्रीकल्चर के, इंडस्ट्री के, सर्विस के अलग अलग जीडीपी कितने शेयर हैं यह देखा जाता है। हम सभी जानते हैं कि 1991 के आसपास हमारे देश में इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था, जिससे उभरने के लिए समय के प्राइम मिनिस्टर लेट श्री पीवी नरसिम्हा राव और इकोनॉमिस्ट लेट श्री मनमोहन सिंह जी ने एलपीजी मॉडल अपनाया था, यानी लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण एंड ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण। उसके बाद के नेशनल इनकम कैलकुलेशन में यह सब चीजें रिफ्लेक्ट होती हैं। 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में हमने मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी के चलते सर्विसेज एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हायर ग्रोथ देखा। जीडीपी को कांस्टेंट और करंट प्राइस पे कैलकुलेट करना शुरू किया गया। 2006 में जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए बेस ईयर को चेंज कर दिया गया और नया बेस ईयर 1991 की जगह 2011-12 हो गया। करंट बेस ईयर क्या है ये आप कमेंट करके बताइए। बेस ईयर एक ऐसे टाइम पीरियड होते हैं जिसमें आमतौर पर जो प्राइसेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करती, या दूसरे शब्दों में कहें तो कीमतें सामान्य होती हैं। ऐसे साल को बेस ईयर माना जाता है, जिसे कैलकुलेशन से बेटर रिजल्ट देखने को मिलता है। 2015 में जीडीपी कैलकुलेट करने के मेथड को चेंज किया गया। जीडीपी कैलकुलेट करने में सबसे पहले मार्केट प्राइस को इंट्रोड्यूस किया गया। उससे पहले फैक्ट्री प्रोडक्शन पर जीडीपी कैलकुलेट किया जाता था, लेकिन मार्केट प्राइस पर जीडीपी कैलकुलेट करने में हमने सरकार के द्वारा लगाए गए टैक्सेस और उनके द्वारा दी गई सब्सिडीज को भी ऐड कर लिया, जिससे जीडीपी का एक्यूरेट वैल्यू नहीं मिलता है। इसमें हम आगे देखेंगे जीडीपी का असली फॉर्मूला क्या है और किस पर हम जीडीपी को एग्जैक्ट मेजर करते हैं। रिसेंट डेवलपमेंट में डिजिटल इकोनॉमी और इनफॉर्मल सेक्टर को भी शामिल किया जा रहा है। हम जानते हैं डिजिटल इकोनॉमी से एक इकोनॉमिक सेक्टर में बहुत बड़ा अमाउंट फ्लो कर सकता है, जो एक हेल्दी इकोनॉमिक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देश में इकोनॉमिक कैलकुलेशन में इनफॉर्मल सेक्टर को छोड़ दिया जाता है। इनफॉर्मल सेक्टर बहुत बड़ी संख्या में हमारे देश में मौजूद है, जैसे कि ठेला, रेडी और छोटी दुकानें, ट्यूशन नहीं। लेकिन रीसेंट डेवलपमेंट में सरकार ये प्रयास कर रही है कि इन इनफॉर्मल सेक्टर को भी शामिल किया जाए। इसी के साथ ग्रीन जीडीपी पर भी सरकार का फोकस है, जो हमें किसी भी प्रोडक्शन में या जीडीपी कैलकुलेट करने में जो हमने इन्वायरमेंट फैक्टर को नकारा है उसे भी अब जीडीपी में ऐड किया जाए। जैसे अगर हमने सड़क ही बनाई है तो उस सड़क को बनाने में पोल्यूशन भी क्रिएट किया होगा, उस पोल्यूशन से हेल्थ खराब हुई होगी और उसी हेल्थ को सही करने के लिए सरकार भी पैसा खर्च कर रही होगी, तो जीडीपी में उसको भी मेजर किया जाना बहुत इंपॉर्टेंट। इस देश में जीडीपी के डेटा को एनएसओ पब्लिश करता है,
जिसे पॉलिसी मेकर्स को इकोनॉमिक ग्रोथ के आधार पर पॉलिसी बनाने में आसानी होती है। अब समझते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद के बारे में। यह किसी भी अंतिम वस्तु एवं सेवा का जो मौद्रिक मूल्य होता है किसी एक निश्चित समय में, उसे जीडीपी कहते हैं। यानी टोटल मॉनेटरी वैल्यू सभी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के जो चीजें बन के रेडी हो गई हैं या जो कंप्लीटली प्रोड्यूस हो गई हैं एक देश में, एक बाउंड्री में, जब हम उनकी फाइनल मॉनेटरी वैल्यू को यानी उनकी करेंसी के टर्म में उनको देखते हैं, उसे उस देश की जीडीपी कहा जाता है। और इसमें एक टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जनरली जीडीपी क्वार्टरली यानी तिमाही या सालाना देखा जाता है। जीडीपी किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक हेल्थ और उसके ग्रोथ को क्लियरली रिफ्लेक्ट करती है। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अगर हम माने कि हमारे देश में पिछले साल 100 किलो चावल प्रोड्यूस हुआ, पूरे देश में केवल और केवल 100 किलो चावल प्रोड्यूस हुआ, तो जब हम करंट प्राइस से, मान लेते हैं आज चावल का प्राइस 10 रुपए है, तो जब हम करंट प्राइस से उस 100 किलो चावल को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब चावल का प्रोडक्शन क्वांटिटी में हुआ, लेकिन जब हम उसको प्राइस से कैलकुलेट करेंगे, पैसे से कैलकुलेट करेंगे, तो हम उसमें 10 रुपए पर केजी के प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो वैल्यू आएगी यानी 1000 रुपए, वो चावल की जीडीपी कही जाएगी। जीडीपी का बेसिक मतलब यही होता है, जितनी भी चीजें प्रोड्यूस हुई हैं, आपके पेन बना हो, फैक्ट्री बनी हो, कार बनी हो, कुछ भी जो बना हो, जो सर्विसेज हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे एयर सर्विसेज हो, वाटर सर्विसेज हो और आपके टीचिंग सर्विसेज हो, इन सब से जो भी चीजें गुड्स और सर्विसेज के रूप में प्रोड्यूस हुई हैं, उनको मॉनेटरी टर्म में कैलकुलेट कर दीजिए और सबको ऐड कर दीजिए, तो जो फिगर आएगा वो उस देश की जीडीपी कही जाएगी। अगर हम जीडीपी की हिस्ट्री के बारे में देखें तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान 3 इकोनॉमिस्टों ने, जिसमें J.M. कीन्स, जॉन मीडे और रिचर्ड स्टोन ने मिलकर अपने यूरोप की प्रोडक्शन को और उसकी सर्विसेज को मॉनेटरी टर्म में कैलकुलेट करने का प्रयास किया। यही से जीडीपी का कॉन्सेप्ट दुनिया में आया। लेकिन अपने 1984 के नोबेल प्राइज स्पीच में रिचर्ड स्टोन ने दुनिया को साफ कहा था कि जीडीपी केवल एक इमरजेंसी कॉन्सेप्ट है, इसमें किसी भी तरीके के सोशल और इन्वायरमेंटल कॉस्ट को कैलकुलेट नहीं किया गया है और हो सके तो जीडीपी के कॉन्सेप्ट को वहीं पर रोक दिया जाए। जीडीपी 4 तरह की होती है। पहली है नॉमिनल जीडीपी, जब सारे गुड्स एंड सर्विसेज के फाइनल वैल्यू को करेंट ईयर प्राइस पर कैलकुलेट किया जाता है। जी हाँ, करेंट ईयर प्राइस पर। तो जो मॉनेटरी वैल्यू आती है उसे नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। नॉमिनल जीडीपी में इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति यानी महंगाई को इंक्लूड किया जाता है। सेकंड है रियल जीडीपी। रियल जीडीपी बेस ईयर पे कैलकुलेट की जाती है, इसमें इन्फ्लेशन को इन्वॉल्व नहीं किया जाता। आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करिए 2011-12 जो हमारा बेस ईयर है, माना इससे पहले वाला, उसमें एक पेन की कॉस्ट थी 10 रुपए और उस साल टोटल पेन प्रोडक्शन हुआ था 1000। 2011-12 में पूरे एक साल में पूरे देश में 1000 पेन बनी थी और एक पेन का दाम था 10 रुपए। तो उस साल की जो जीडीपी आएगी वो होगी 10,000 रुपए। मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हैं। जब इसी चीज को हम नॉमिनल जीडीपी के लिए कैलकुलेट करेंगे तो यानी आज जो पेन का प्राइस है, सपोज कि वो 30 रुपए है, लेकिन पेन की क्वांटिटी उतनी ही है, यानी 1000 पेन इस 24 और 25 के इकोनॉमिक टाइम फ्रेम में प्रोड्यूस हुआ पूरे कंट्री में। तो जो आज की जीडीपी आएगी वो 30 मल्टीप्लाइड बाई 1000 मतलब 30,000। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमने जीडीपी बढ़ती हुई दिखेगी। 10,000 एक तरफ 30,000, जीडीपी बढ़ गई। लेकिन जीडीपी वास्तविकता में नहीं बढ़ी है, क्योंकि जीडीपी में प्रोडक्शन देखा जाता है और हम देख रहे हैं कि 11-12 में और 24-25 में जो टोटल नंबर ऑफ पेन प्रोड्यूस हुई है वो 1000 ही है। मतलब प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हुआ है। क्या इंक्रीज हुआ है? प्राइस इंक्रीज हुआ है। 10 रुपए की पेन अब 30 रुपए की हो गई, मतलब महंगाई बढ़ी है, जीडीपी नहीं बढ़ी है।
इस तरीके से जीडीपी जब फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है कारक लागत, यानी उसमें से जब हम टैक्स को, सरकारी टैक्स को और सब्सिडी इसको निकाल देंगे तो किसी भी चीज के प्रोडक्शन में या किसी भी चीज की सर्विस में जो वैल्यू आएगी वह होगा फैक्टर कॉस्ट। और जब इस फैक्टर कॉस्ट के टोटल कैलकुलेशन को किया जाता है तो वह है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। इसी तरीके से जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जिसमें हम टैक्स को और सब्सिडी को इंक्लूड करते हैं, हमने एक्चुअल प्राइस पे करने के एक ग्राफ को देखा, यानी कंज्यूमर ने कितना एक्चुअल प्राइस पे किया है टैक्स और सब्सिडी को इंक्लूड करने के साथ। टैक्स और सब्सिडीज, यहां पर टैक्स जो है वह सरकार अपने लिए लगाती है, यानी जिससे उसकी कमाई होती है, और सब्सिडी यानी किसी भी चीज पर, जैसे एग्जांपल यूरिया पर सरकार किसानों को सब्सिडी देती है। सब्सिडी इन द सेंस सरकार टोटल पेमेंट में से कुछ पेमेंट खुद कर देती है, जिससे किसानों पर आर्थिक बोझ नहीं पड़ता। तो यदि हम जीडीपी कैलकुलेट करते वक्त टैक्स को भी कैलकुलेट कर लेंगे और सब्सिडीज को भी कैलकुलेट कर लेंगे तो वो हमें एक्चुअल प्रोडक्शन या एक्चुअल सर्विस को नहीं बताता है। इसलिए हमें सब्सिडीज को और फैक्टर कॉस्ट निकालते वक्त टैक्सेस को एक्सक्लूड करना यानी माइनस करना पड़ता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो जीडीपी के कॉन्टिन्यूअस कैलकुलेशन में सामने आता गया है। अब देखते हैं मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग जीडीपी, यानी किन किन मेथड से जीडीपी कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहला मेथड है प्रोडक्शन मेथड, जिसे वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं। इसमें फार्म्स की स्टेज से ही जितनी भी चीजें प्रोड्यूस हुई हैं उन सब के मैथमेटिकल एडिशन को लिया जाता है। यहाँ फॉर्मूला आप देख सकते हैं, यानी जीडीपी इक्वल्स टू समेशन वैल्यू एडेड बाय ऑल फर्म्स। सेकेंड मेथड है इनकम मेथड। इसमें जितनी भी इनकम हुई है किसी एक व्यक्ति की, इंडिविजुअल की या किसी बिजनेस से जितनी इनकम हुई है उन सभी इनकम को ऐड कर दिया जाता है। अब हम जानते हैं इनकम किस किस रूप में होती है। इनकम वेजेस के रूप में यानी मजदूरी के रूप में होती है, रेंट के रूप में होती है, कोई इंटरेस्ट है उसके रूप में होती है। ये सारे इनकम के फॉर्मेट हैं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो प्रॉफिट हुआ है उसमें भी इनकम हुई है। थर्ड है एक्सपेंडिचर मेथड। इसमें सारी स्पेंडिंग यानी खर्चों को ऐड किया जाता है, जिसमें खर्चों में हाउस होल्ड के खर्चे हो चुके हो या बिजनेस के खर्चे हो, चाहे गवर्नमेंट के हो या नेट एक्सपोर्ट हो। ये फॉर्मूला आप देख सकते हैं, जीडीपी इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। यहां पर जो सी है वो प्राइवेट कंजप्शन है, आई इन्वेस्टमेंट है, जी गवर्नमेंट स्पेंडिंग है और एक्स माइनस एम टोटल एक्सपोर्ट है। इसे पॉज करके पढ़ लीजिएगा। ये टॉप 10 कंट्रीज की जीडीपी है यूएस डॉलर में, जिसमें हम देख रहे हैं कि सबसे ऊपर है यूएसए, सेकंड चाइना, थर्ड जापान, फोर्थ जर्मनी, फिफ्थ पे हमारी कंट्री इंडिया, इंडिया के नीचे यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, ब्राजील, इटली, कनाडा। ये वर्ल्ड मैप है और इंडिया ने 2030 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है, मतलब हम जापान को बीट कर देंगे। ये चीजें हैं जो जीडीपी में इंक्लूड की जाती हैं और एक्सक्लूड की जाती हैं, यानी शामिल की जाती हैं और शामिल नहीं की जाती हैं। जैसे इंक्लूड में अगर हम देखें तो वाटर और एयर सर्विसेज देशों के बीच में, एम्बेसी की इनकम, जो हमारी एम्बेसी दुनिया भर में है उनसे जो इनकम हो रही है, जैसे वीजा से, पासपोर्ट से और भी चीजों से, वह चीजें हमारे देश की जीडीपी में इंक्लूड की जाती हैं। और एक चीज है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी ईईजेड का इनकम। हर देश की ज्योग्राफिकल बाउंड्री होती है, उससे 200 नॉटिकल माइल्स तक जो भी चीजें प्रोड्यूस होंगी समुद्र में वह उस देश की जीडीपी का हिस्सा होंगी। यह है वो इमेज, आप देख सकते हैं। क्या क्या इंक्लूड नहीं किया जाता है उसमें पहला है शेयर प्रॉफिट, यानी अगर हम कोई पैसा लगाएं कहीं और उससे हमको प्रॉफिट मिला तो वह जीडीपी का हिस्सा नहीं हुआ, क्योंकि प्रॉफिट में किसी तरह का कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ है, ना ही किसी तरह का कोई सर्विस हुई है। दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, जिसे बेरोजगारी भत्ता भी कहते हैं। गवर्नमेंट की बेनिफिट्स, जैसे गवर्नमेंट इंश्योरेंस कराती है, पेंशन्स देती है, ये सब जीडीपी के हिस्से नहीं है। अगर हम कोई सेकेंड हैंड ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे हमने एक गाड़ी ली, तो हमने जब पहली बार उसको प्रोडक्शन के लेवल पे देखा तो जीडीपी में उसे इंक्लूड कर लिया गया है।
अब जब उस गाड़ी को रीसेल करते हैं तो फिर से वो जीडीपी में नहीं जोड़ा जाएगा। अनलॉफुल इनकम लाइक ब्राइब, घूस लेते हैं या रॉबरी करते हैं, डाका डालते हैं, ये सब जीडीपी का हिस्सा नहीं होंगे। फॉरेन एम्बेसी की जो इनकम होती है, जिससे हमारे देश में बहुत सी कंट्रीज की एम्बेसी हैं, उनसे जो इनकम हो रही है वो उनके देश की जीडीपी में इंक्लूड होगी, न कि हमारे देश में। जैसे हमारे देश में फॉरेन में जो हमारी एम्बेसीज है उनकी इनकम ऐड होती है। कॉरपोरेट अगर कोई प्रॉफिट कमाता है तो वो भी जीडीपी का हिस्सा नहीं होगा। सिंपल सी बात है, जहां भी प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट कभी भी जीडीपी का हिस्सा नहीं होता है, क्योंकि उसमें कोई भी सर्विस और कोई भी प्रोडक्शन नहीं हुआ है। अब हम देखते हैं जीडीपी क्यों इंपॉर्टेंट है। तो इससे हम मेजर कर सकते हैं किसी भी देश के इकोनॉमिक ग्रोथ और उसको डेवलपमेंट के बारे में। कोई भी पॉलिसी मेकिंग इकोनॉमिक प्लान में जीडीपी का बहुत बड़ा रोल होता है। किसी भी देश को जो लिविंग स्टैंडर्ड है और जो इनकम लेवल है वो जीडीपी से ही मेजर किया जाता है। और दुनिया भर के कंपैरिजन जो आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशंस करते हैं वो जीडीपी के आधार पर ही करते हैं। कुछ लिमिटेशंस हैं जीडीपी की, जैसे यह कभी भी इनइक्वालिटी को मेजर नहीं करता है, यानी आर्थिक असमानता उसको जस्टिफाई नहीं करता है। इसमें जो अनपेड वर्कर्स हैं, यानी जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है, उसे इंक्लूड नहीं किया जाता है। और यह क्वालिटी ऑफ लाइफ और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को भी मेजर नहीं करता है। यहां पर एक चीज याद रखिएगा, जो नेट जीडीपी है उसको बोलते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी एनडीपी। वह जीडीपी से डेप्रिसिएशन यानी मूल्यह्रास को घटाकर ही निकाला जाता है। मूल्यह्रास इसका मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए कि आपने 1,00,000 रुपए की एक गाड़ी खरीदी। अगर वही गाड़ी 5 साल बाद आप खरीदेंगे तो वो गाड़ी 1,00,000 रुपए की आपको नहीं मिलेगी, उसका दाम कुछ घट जाएगा। जबकि जब वो प्रोडक्शन लेवल पे थी तब उसका दाम 1,00,000 रुपए ही था। ये जो दाम घट गया है, यही घटना कहलाता है मूल्यह्रास यानी डेप्रिसिएशन। इसको हिंदी में घिसावट भी बोलते हैं। अब हम नेशनल इनकम के दूसरे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यानी जीएनपी के बारे में समझेंगे। जीएनपी का मतलब होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी पूरी दुनिया में हम भारतीयों के द्वारा, चाहे वो इस देश में रह रहे हों चाहे विदेश में, जो इनकम कमाई गई है, जब उसे हम मॉनेटरी टर्म में ऐड करते हैं तो हमारे देश की जीएनपी निकलती है। यानी किसी एक ज्योग्राफिकल एरिया के लोगों की जो रियल इनकम है वही जीएनपी होती है। यहां पर लिखा है टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज का किसी भी कंट्री के रेसिडेंट के द्वारा किसी एक डेफिनेट टाइम में, इसको बोलते हैं जीएनपी। चाहे वो डोमेस्टिक में हो चाहे अब्रॉड में हो, उनकी सारी इनकम को ऐड किया जाता है, वही होती है जीएनपी। और जो हमारे देश में रह रहे फॉरेनर्स हैं उनकी इनकम को एक्सक्लूड करके जीएनपी कैलकुलेट किया जाता है, मतलब वह उनके देश की जीएनपी होगी। एग्जाम्पल समझते हैं। अगर कोई भारतीय अमेरिका में रहता है तो जो उसकी इनकम होगी वो भारत की जीएनपी होगी, लेकिन अमेरिका की जीडीपी में इंक्लूड होगी। जीएनपी का फॉर्मूला है जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA। यहां पर NFIA निकालने के लिए किसी कंट्री के रेसिडेंट की इनकम को किसी दूसरे कंट्री के रेसिडेंट की इनकम से माइनस करके निकाला जाता है जो उस देश में रह रहा है। आइए जीएनपी कैलकुलेशन को देखते हैं। सबसे पहले जीडीपी कैलकुलेट किया जाता है, फिर उस देश के जो विदेशों में रह रहे लोग हैं उनकी इनकम को ऐड किया जाता है, फिर उस देश में जो विदेशी रह रहे हैं उनकी इनकम को सब्सट्रैक्ट किया जाता है। जब इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं तब हमें जीएनपी मिलती है किसी एक कंट्री की। ये स्लाइड है, इसमें दिखाया जा रहा है कि पूरी दुनिया में 35.42 मिलियन इंडियंस रहते हैं, जिसमें से 15.85 जो हैं वह नॉन रेसिडेंट इंडियन है और 19.57 जो हैं वो PIO हैं, यानी पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन। इंडियन डायस्पोरा इसी को कहते हैं। आप देख सकते हैं इस टेबल में कि किन किन कंट्रीज में कितने परसेंटेज ऑफ इंडियंस रहते हैं। जैसे यूएसए में 1.35% रहते हैं, यूएई में 38.2% रहते हैं। इस टेबल को देख के एक बात क्लियर होती है कि सबसे ज्यादा भारतीय यूएई और कतर में, कुवैत में ही रहते हैं।
अब एक एग्जाम्पल से जीएनपी निकालते हैं। सपोज करिए इंडिया की जीडीपी 500 लाख करोड़ है, जिसमें से जो इनकम इंडियंस की अब्रॉड में है वो 30 लाख करोड़ है, और जो फॉरेनर्स इंडिया में है उनकी इनकम 10 लाख करोड़ है। तो जब हम इस पूरी वैल्यू को पीछे फॉर्मूले पे अप्लाई करेंगे तो हम सॉल्व करके पाएंगे कि टोटल जीएनपी 310 लाख यानी 310 लाख करोड़ रुपए आएगी। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ जीएनपी को। पहला है नॉमिनल जीएनपी। आप जानते हैं नॉमिनल जीएनपी या जीडीपी करंट प्राइस पर कैलकुलेट किया जाता है, इसमें इन्फ्लेशन को इंक्लूड किया जाता है। सेकंड है रियल जीएनपी, इसमें बेस ईयर पर जीएनपी कैलकुलेट होता है और इसमें इन्फ्लेशन को इंक्लूड नहीं किया जाता है। थर्ड है पर कैपिटा जीएनपी, यानी जीएनपी कैलकुलेट करके जब उस कंट्री की टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं तो हमें पर कैपिटा जीएनपी मिलती है। कुछ और भी तरीके हैं जीएनपी कैलकुलेट करने के, जिसमें पहला है नेशनल इनकम। इसमें एनएनपी निकालते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालते हैं, जिसमें जीएनपी में से जब डेप्रिसिएशन यानी मूल्यह्रास यानी घिसावट को जब सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हमें एनएनपी मिलता है। एनडीपी याद करिए, सेम वही फॉर्मूला है, बस एनएनपी मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालना है तो जीएनपी में से डेप्रिसिएशन सब्सट्रैक्ट होगा, और जब एनडीपी निकालना है तो जीडीपी में से डेप्रिसिएशन को सब्सट्रैक्ट किया जाता है। सेकंड पॉइंट है नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। इसमें फैक्टर कॉस्ट वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा, यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज को सब्सट्रैक्ट किया जाएगा। पर कैपिटा इनकम निकालने के लिए हम नेशनल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं। अब हम देखते हैं किन किन मेथड से नेशनल इनकम को मेजर किया जाता है। सबसे पहला मेथड है प्रोडक्शन मेथड। जैसा कि पहले बताया गया है, सारी वैल्यूज को प्रोडक्शन लेवल पर ही ऐड कर देने से हमको प्रोडक्शन लेवल मेथड से नेशनल इनकम मिल जाती है। सेकंड है इनकम मेथड। जितनी भी इनकम हो रही है, चाहे वो वेज के रूप में हो यानी मजदूरी के रूप में हो, रेंट के रूप में हो, इंटरेस्ट के रूप में हो, प्रॉफिट के रूप में हो, उन सब को जब हम मॉनेटरी टर्म में ऐड कर देते हैं तो हमको इसकी वैल्यू मिल जाती है। थर्ड है एक्सपेंडिचर मेथड। सिंपल है, जितने एक्सपेंडिचर हुए हो, जितने खर्चे हुए हो, चाहे वो कंजप्शन हो, इन्वेस्टमेंट हो, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स हो, उन सब को जब आप मॉनेटरी टर्म में ऐड करेंगे तो आपको एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम मिल जाएगी। ये है सेक्टर वाइज कॉन्ट्रीब्यूशन। हम जानते हैं कि हमारी इकोनॉमी को 3 सेक्टर में डिवाइड किया गया है। प्राइमरी सेक्टर, जिसमें मेनली एग्रीकल्चर और उससे जुड़ी चीजें आती हैं। सेकेंडरी सेक्टर, जिसमें मेनली इंडस्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आता है। और टर्शरी सेक्टर। इस पाई चार्ट को हम देख के समझ सकते हैं कि हमारे नेशनल इनकम में जो प्राइमरी सेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन है वो 17 to 80% है। सेकेंडरी सेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन 26% है और टर्शरी सेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन 56% के अप्रॉक्स है। ये कुछ इंस्टीट्यूशन और रिपोर्ट हैं, जिसमें पहला है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यानी एनएसओ, जो जीडीपी और नेशनल इनकम का डाटा पब्लिश करता है। सेकंड है इकोनॉमिक सर्वे, यह हमारी इकोनॉमी की एनुअल एनालिसिस करता है। थर्ड है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है, और यह हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। चैलेंजेस क्या है नेशनल इनकम के मेजरमेंट में? सबसे पहला है इनफॉर्मल सेक्टर। हमारे देश की इकोनॉमी में इनफॉर्मल सेक्टर एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है। जैसे ट्यूशन टीचर्स हुए, हाउसवाइफ्स हुई, इनका कोई पेमेंट नहीं होता, और अगर पेमेंट होता है तो बहुत माइन्यूट, और वो जीडीपी में कैलकुलेट भी नहीं किया जाता या नेशनल इनकम में उसको कंसीडर नहीं किया जा सकता। सेकंड है डेटा एक्यूरेसी। इकोनॉमिक एक्टिविटी का सुधार करने के लिए डेटा एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारे यहाँ बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो ऑन रिकॉर्ड है ही नहीं। थर्ड है एप्रिसिएशन एडजस्टमेंट, जिसमें एक्यूरेट एस्टिमेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंपॉर्टेंस क्या है नेशनल इनकम का? सबसे पहला है किसी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी है, यह उसकी नेशनल इनकम से ही पता चलता है। सेकंड है वहां की बजट प्लानिंग जो होती है, वो जो पॉलिसी मेकिंग होती है, उसमें नेशनल इनकम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और थर्ड है पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट एंड डेवलपमेंट के पीछे बहुत ही क्रूशियल रोल है नेशनल इनकम का। तो दोस्तों, आज हमने जाना नेशनल इनकम क्या होती है, इसके मेजर कंपोनेंट्स क्या हैं, इसके मेजरमेंट कैसे करते हैं, और इसका इंपॉर्टेंस क्या है। इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। आपके कोई सवाल हो तो कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।